नमस्कार, शाम 7 बजने को है। मैं हूं आकाश सोनी। वक्त हो गया है देश दिन भर का। आइए सबसे पहले आपको खबर देते हैं दिल्ली से। दिल्ली में आजादपुर के पास के विजुअल्स अभी आपके सामने आने वाले हैं। और ये देखिए, दिल्ली के आजादपुर रेलवे स्टेशन के पास के ये विजुअल्स हैं, जहां से प्रयागराज एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग को बुझाने के काम में लगी हैं। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर अभी तक नहीं है। अच्छी बात यह थी कि जिस बोगी में यह भयंकर आग लगी उसके अंदर एक भी यात्री नहीं था। ये आप देख रहे हैं, इस वक्त वहां इस आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं और काफी लोग भी वहां पर इकट्ठा हैं मदद करने के लिए। बोगी के आसपास लोग वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये स्पेशलिस्ट का काम है, इसीलिए फायर ब्रिगेड कर्मचारी लगातार इसमें जुटे हुए हैं। ये दिल्ली के आजादपुर रेलवे स्टेशन के विजुअल्स आप देख रहे हैं। ये देखिए, बाकायदा आपको प्रयागराज एक्सप्रेस इस पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी के एक डिब्बे के अंदर आग लग गई और सोचिए इतनी भयंकर आग, और किस तरह से वहां अंदर धुआं उठ रहा है। अंदर लोग होते तो बाकायदा दम घुट जाते। लेकिन अच्छी बात यही रही कि जिस समय इस बोगी में आग लगी उस वक्त एक भी यात्री इसके अंदर मौजूद नहीं था। अब से थोड़ी देर पहले तक भी इस बोगी से आग बुझाने के प्रयास जारी थे और फायर ब्रिगेड लगातार इसमें जुटी हुई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बताया जा रहा है एक बार फिर एलजी की मंजूरी के बगैर लोकपाल बिल पेश करने जा रही है। इसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इसको लेकर ये गंभीर है या फिर सिर्फ सियासत की जा रही है। दिल्ली में जन लोकपाल बिल को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। पहले की तरह ही एक बार फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जन लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी है और बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के इसे दिल्ली विधानसभा में पेश करने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी को सरकार का ये कदम रास नहीं आ रहा। जब असेंबली में दबाव बना कि लोकपाल लाइए, तो अचानक ये कौन सा बिल निकाल करके लाए हैं जिसमें ये सारी वो बातें कहना शुरू कर दिया जो कल से पहले ये पिछले 9 महीने से इनको सांप सूंघ गया था। दरअसल दिल्ली में किसी भी बिल को पेश करने से पहले सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होती है। उपराज्यपाल मंजूरी से पहले केंद्र सरकार से इजाजत लेती है और उसके बाद नियमानुसार विधानसभा में बिल को पेश किया जाता है। कानूनी रास्ता बिना माने हुए अगर इस बिल को सीधे विधानसभा पास करती है तो इसमें कानूनी अड़चन आ सकती है। नागरिकता को लेकर लग रहे आरोपों के बीच राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार में दम है तो मामले की जांच करवा ले। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अपनी सरकार की किसी भी एजेंसी से जांच करा लें और अगर वो दोषी हैं तो उन्हें जेल में बंद करा दें। ये जो आप कचरा अपने चमचों से मेरे ऊपर फेंकाते हो, मेरे परिवार के ऊपर आप सालों से फेंक रहे हो। अब आप ऑपोजिशन में नहीं हो, अब आप सरकार में हो। छप्पन इंच की छाती निकालो, एजेंसियां लगाओ मेरे पीछे और मुझे बंद करो अगर मैंने कुछ गलत किया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो कीचड़ बीजेपी के नेता उन पर और उनके परिवार पर फेंक रहे हैं उसे बंद कराएं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। इस बीच बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नया आरोप लगाया और कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विदेशों में बैंक अकाउंट हैं जिनमें 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला जारी है। राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाने वाले स्वामी ने कांग्रेस से पूछा है कि आखिर क्यों भारत के सांसद और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष को विदेश में कंपनी शुरू करने की जरूरत पड़ी। What kind of a politician is that? Why did he start a company in Britain? Why couldn't he start it in India? No, that is the thing.
सुब्रमण्यम स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनके ज्यूरिख के अकाउंट में 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की राशि जमा है। I would say that the amount of money in Sonia Gandhi's bank account is about 2.5 lakh crores. 2.5 lakh crores. गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के आरोप लगा चुके हैं और इसकी जांच की सरकार से मांग कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि ये सरकार किसानों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे रही है। बतौर प्रधानमंत्री अक्सर खामोश रहने का आरोप झेलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अचानक राजनीति में आक्रामक हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। मनमोहन ने कहा कि इंदिरा गांधी हर क्षेत्र में भारत को आगे लेकर गईं। हरित क्रांति इंदिरा गांधी की ही देन थी, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। There was a continuity from Jawaharlal Nehru to Indira Gandhi about the need to develop our agriculture and the need to develop our agriculture to pay attention to the well-being of our farming community. Even today is the most important problem which is not being attended to by the Modi government with all seriousness. इस मौके पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर समाज में फूट डालकर राज करने का आरोप भी लगा दिया। फूट डालो और राज करो वालों का शासन फिर से इस देश पे हो गया है। हमारी फिर 1857 और 1885 की बनी हुई कांग्रेस के लोगों को और सबसे ज्यादा युवा कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज को जोड़ के फिर से अंग्रेजों की बुद्धि वाले डिवाइड एंड रूल करने वालों को इस देश से मुक्ति दिलाएं। खास बात यह है कि सरकार पर इन आरोपों के बीच केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर इंदिरा गांधी को उनके योगदान के लिए याद किया। आपको याद होगा कि 2 नवंबर को बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या भरूच में गुजरात में की गई थी और उसके बाद अब एक नई जानकारी आई है कि इनकी हत्या में अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है, जिसके बाद मामले को एनआईए को सौंपने का फैसला किया गया है। IBN 7 की उस खबर पर गुजरात के डीजीपी ने भी मुहर लगा दी है कि कैसे अंडरवर्ल्ड हिंदूवादी नेताओं को अपना निशाना बनाने की साजिश कर रहा है। गुजरात के डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि भरूच में हुई बीजेपी नेताओं की हत्या एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी। गुजरात सरकार ने इस मामले को एनआईए को सौंपने का भी फैसला किया है। ये केस एक बहुत ही संवेदनशील केस है जिसके अंतर्राष्ट्रीय लिंकेजेस हैं। एनआईए यानी केंद्र सरकार को अनुरोध किया है कि आपके एनआईए के तहत इस संवेदनशील केस को आप इन्वेस्टिगेशन के लिए संभालें। गुजरात पुलिस ने इस बात का भी शक जताया कि अंडरवर्ल्ड के इशारे पर अलग अलग राज्यों में हिंदूवादी नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। ये शक बेंगलुरु में पकड़े गए छोटे शकील के गुर्गे रहमान उर्फ सैयद के चलते बढ़ा है। गौरतलब है कि 2 नवंबर 2015 को भरूच में बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या हुई थी और जांच में पता चला है कि ये हत्याएं जावेद चिकना के इशारे पर हुई हैं, जो कि दुबई में रहता है। बिहार से सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है जिसमें तेजस्वी शपथ ले सकते हैं। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि आरजेडी से मीसा भारती को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सूत्र अब दावा कर रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से नीतीश सरकार में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार कल दोपहर 2 बजे ऐतिहासिक गांधी मैदान पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं और ऐसा वो 5वीं बार कर रहे होंगे। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। कल दोपहर बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा, अरविंद केजरीवाल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। खबर है कि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी समारोह में शिरकत करेंगे। हमारे तरफ से उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया है, उनके प्रतिनिधि जाएंगे और उन्होंने
सब लोगों को निमंत्रित किया है। उसमें भाजपा को भी निमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ आरजेडी के 16, जेडीयू के 15 और कांग्रेस के 5 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच आज कांग्रेस के विधायकों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। देश दिन भर में अब वक्त है 41 RR के। कल संतोष महाडिक को अंतिम विदाई देने का, जिनका पूरा सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सतारा में आज किया गया। महाराष्ट्र के सतारा में ये वो मार्मिक क्षण था जब शहीद कर्नल संतोष महाडिक को उनके मासूम बेटे ने मुखाग्नि दी। कर्नल महाडिक का उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जिस वक्त कर्नल महाडिक का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था, उस समय सतारा का आकाश कर्नल महाडिक अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। शहीद कर्नल महाडिक को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में एक तलाशी अभियान के दौरान 41 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल महाडिक आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एयर होस्टेस एकेडमी की छात्राओं ने अपने डायरेक्टर को जमकर पीटा। उनका कहना है कि जहां भी काम के लिए उनको भेजा जाता है, वहां उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश होती है और जब उसकी शिकायत करती हैं तो डायरेक्टर उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। ये तस्वीरें हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां पर एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को छात्राओं ने जमकर पीटा। छात्राओं का आरोप है कि डायरेक्टर दिलीप राउतरे ने उन्हें नौकरी के सिलसिले में कई जगहों पर भेजा था, जहां पर उनका यौन शोषण किया गया। छात्राओं का कहना है कि उन्हें जहां भी काम के लिए भेजा जाता था, वहां पर पैसे भी नहीं दिए जाते थे। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि उन्होंने भुवनेश्वर पुलिस से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में सरकार ने रिसर्जेंट पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया। पहले दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है और निवेशक वहीं जाएंगे जहां सबसे अच्छा माहौल उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जयपुर के सीतापुरा में रिसर्जेंट राजस्थान समिट में देश और दुनिया के नामी निवेशकों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में फिल्म अभिनेता इरफान खान ने बाइक पर फिल्मी अंदाज में धमाकेदार एंट्री ली। फिर भवरी देवी और मोदी खान के गानों के साथ आगाज हुआ निवेश समिट का। समिट के उद्घाटन के साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को चिताया। The ability of people of one part of this region who specialize in not only earning money but multiplying money. जेटली ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से आने वाले वित्तीय भार को लेकर भी राज्यों को चिताया। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस पार्टनरशिप समिट में 3.25 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई। But it was made an announcement which is extremely valuable to us here in Rajasthan, and on behalf of all of us present here today, I want to thank you for having taken the trouble. देश दिन भर में आज इतना ही, लेकिन क्या पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है? बताएंगे आपको प्रवीण।